नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका A&S GK GS रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों हमारा ये एकेडमी आप लोगों के लिए आर्ट्स एवं साइंस के अनेक कंटेंट्स हर दिन प्रदान करता है। तो आप लोग भी अगर आप लोगों को उनका वो सारे कंटेंट्स पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोज हमारे तरफ से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए आज के इस क्लास का टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने शरीर में गति चैप्टर 8 तक पढ़ा था और यह है चैप्टर 9 जिसमें हम पढ़ेंगे सजीवों में सजीव एवं आवास। यह है 9th चैप्टर जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक्स को कवर करना है उन सारे टॉपिक्स में है सजीव क्या है, सजीवों के लक्षण, पहले सजीव क्या है और सजीवों के लक्षण क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो इन दोनों को हम एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ाएंगे। तो सजीवों के लक्षण में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिनमें श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और पोषण है और एक उद्दीपन की क्रिया भी शामिल है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आवास एवं अनुकूलन, आवास और अनुकूलन में क्या फर्क होता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और आवास में कुछ दो आवास यहाँ पे दे रखे हैं, जलीय एवं स्थलीय, यानी कि जलीय आवास और स्थलीय आवास। यहाँ पे कुछ स्थलीय आवास के उदाहरण दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ जलीय आवास के उदाहरण दिए गए हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले टॉपिक के साथ यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जो है सजीव क्या है। दोस्तों सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, पहले उन्हें समझते हैं। सजीव क्या है? सजीव उन्हें कहते हैं जिसमें श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन एवं पोषण, उद्दीपन, विकास, वृद्धि इत्यादि की प्रक्रियाएं जिनमें होती हैं। अब इनको हम समझते हैं। वे सभी पदार्थ, हम लोग पदार्थ ही हैं, तो वे सभी पदार्थ जिनमें श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, पोषण, उद्दीपन, वृद्धि, विकास इत्यादि प्रक्रियाएं होती हैं, जिन पदार्थों में उन्हें हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। और जिन पदार्थों में ये सभी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, यानी कि ना श्वसन होगा, ना उत्सर्जन होगा, ना प्रजनन होगा, ना पोषण होगा, ना उद्दीपन होगा, ना विकास होगा, उसमें ना ही उसका वृद्धि होगा, तो ये सभी प्रक्रिया यदि किसी पदार्थ में नहीं होता है तो उसे हम निर्जीव कहेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। और यह सभी प्रक्रिया जिन पदार्थों में होगा, यह सभी प्रक्रिया जिन पदार्थों में होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। और वे सभी प्रक्रियाएं मतलब ये सभी जो प्रक्रिया हुआ ये सजीव का लक्षण ही हुआ। तो सजीव क्लियर है कि जिनमें श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, पोषण, वृद्धि, उद्दीपन इत्यादि की क्रिया होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। क्लियर है? अब दूसरा है सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण में है श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और पोषण। तो एक एक करके समझते हैं। पहले श्वसन समझते हैं। दोस्तों हम जो भी जीव इस पूरी धरा पर मौजूद है, जो भी जीव है, जीव जंतु, वे सभी श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन कहने का अर्थ सीधी बात में समझे तो सांस लेना, यानी कि जितने भी जीव पृथ्वी पर मौजूद है वे सभी सांस लेते हैं और सांस लेने की इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं। और श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये अधिकांश जीवों में क्या होती है कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अधिकांश जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करता है, यानी कि बाहर करता है अपने अंदर से। तो ये क्या हुआ? जीवों में श्वसन। और एक अन्य, यानी कि दो प्रकार से श्वसन होगा, एक होगा जीव जंतु में, जीव जंतु, और एक पेड़ पौधों। तो जीव जंतु जैसे कि गाय, घोड़ा, कुत्ता, बकरी या फिर सांप जो भी है, या फिर हम ही क्यों ना हो जाए, तो ये सभी जो हैं जीव जंतु जितने हैं ये सभी को कैसे श्वसन करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालते हैं।
और पेड़ पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो इसके ठीक विपरीत होती है। हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पेड़ पौधों को होती है उनके श्वसन के लिए। यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब यहाँ एक बात समझिए, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, और इधर क्या हुआ, मनुष्य, यानी कि जीव जंतु, कोई भी जीव हो गया। तो ये क्या करेगा, रिलीज क्या करेगा, रिलीज करेगा O2, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, छोड़ेगा, रिलीज करेगा। और उसको ग्रहण क्या करेगा, ग्रहण कौन करेगा, हम लोग करेंगे, जीव करेंगे ग्रहण, हम लोग क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और हम लोग क्या छोड़ेंगे, CO2 रिलीज, हम लोग CO2 रिलीज करेंगे। और ग्रहण क्या ग्रहण कौन करेगा इसे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रहण करके क्या होगा, श्वसन होगा। यानी कि पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करके क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। यानी कि पेड़ पौधों द्वारा CO2 अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई, पेड़ पौधों में श्वसन। और जीव जंतुओं में ऑक्सीजन को अंदर लेकर, ऑक्सीजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया जो हुई वो क्या होगा, जीव जंतुओं में श्वसन। तो दोनों क्या होंगे, श्वसन ही होंगे। तो ये क्या हुआ, सजीवों का एक प्रमुख लक्षण हुआ। क्लियर है। अब दूसरा है उत्सर्जन। जितने भी सजीव मौजूद हैं धरती पर उन सब में कुछ अवशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें उस जीव को कतई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हमारे हाथों से या फिर पूरी बॉडी से पसीने निकलते हैं, तो पसीने की आवश्यकता हमें नहीं है, और बॉडी को पसीने की आवश्यकता नहीं है, तो वो वाष्पन के माध्यम से, यानी कि बॉडी से वाष्पन के माध्यम से पसीने के रूप में जल का क्या होता है, वाष्पन हो जाता है, जिसे हम पसीना नाम दिए हैं। तो पसीना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो वो बाहर चला गया और बाहर क्या हुआ, उत्सर्जित हो गया। तो बाहर उत्सर्जित होने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन बोलेंगे। यानी कि पसीना निकलना किसका उदाहरण हुआ, उत्सर्जन का उदाहरण हुआ। क्लियर है। उसी प्रकार से हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन फ्रेश होते हैं, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर निकालते हैं, और बाहर हम लोग के द्वारा जो बाहर निकालने की प्रक्रिया भी हुई, तो ये क्या हुआ, उत्सर्जन। यानी कि जीव जंतुओं में उत्सर्जन हो गया, जीव जंतुओं में उत्सर्जन। उत्सर्जन किन किन माध्यमों से हुआ, एक हुआ किडनी से। किडनी किस चीज का उत्सर्जन किया, हमारे अंदर के अनावश्यक जल को। और उसके बाद अब हम समझते हैं कि हमारे अंदर के, हम उत्सर्जन को तो समझ रहे हैं कि हाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, और पसीने जो हाथ से निकलते पसीने वगैरह, या फिर जो छींक के द्वारा कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कफ वगैरह हो गए, तो ये सब जो बाहर निकलता है खांसी वगैरह के माध्यम से, तो ये सब क्या हुआ, उत्सर्जन की क्रिया हुई। लेकिन पेड़ पौधों में कैसे होता है उत्सर्जन, मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ है, ये अपने पूरे लाइफ टाइम का जितने भी मान लेते हैं 100% कोई भी चीज होता है, तो यदि 100% ये जल ग्रहण किया बाहरी वातावरण से, ये पेड़ ग्रहण किया, तो ये क्या करेगा, मात्र 10% जो जल होगा उसका यूज करेगा, चाहे वो भोजन के लिए हो या फिर खनिज लवण के लिए हो या फिर किसी भी माध्यम से, ये मात्र 10% जल को इस्तेमाल करेगा। और बाकी जो 90% जल होगा, 90% जो बाकी जल होगा, इसको क्या करेगा, पुनः वातावरण में उत्सर्जित कर देगा वाष्प के रूप में। यानी कि पेड़ पौधे किसके रूप में, वाष्प के रूप में अपने द्वारा पूरे जीवन काल में ग्रहण किए गए जल का 90% हिस्सा को उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, पेड़ पौधे उत्सर्जन किए और वाष्प के माध्यम से उत्सर्जन किए, वाष्प के माध्यम से क्या किए, उत्सर्जन किए। तो ये जो उत्सर्जन हुआ वाष्प के माध्यम से उत्सर्जन, इसे हम क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो एक बार इसे हम फिर से एक पूरे लाइन में हम खत्म करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधे के द्वारा पूरे लाइफ टाइम में ग्रहण किए गए जितने भी जल हैं
उनका 10% मात्रा ग्रहण किया जाता है और 90% अनावश्यक जो पार्ट हुआ जल का उसे पुनः वातावरण में वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वाष्प उत्सर्जन। क्लियर है? तो उत्सर्जन भी क्लियर है सजीवों के लक्षण में। अब है प्रजनन। दोस्तों, किसी भी जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। प्रजनन नामक एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वे अपनी संख्या में लगातार संतत्यता यानी कि कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। यानी कि कोई भी जीव, मान लेते हैं कि कुत्ता है, तो कुत्ता अब से थोड़ी है। कुत्ता मतलब जितने भी साल पहले से रह रहा हो, प्राचीन काल से रह रहा है। हमारे मानव जाति ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उससे भी पहले से रह रहा होगा। यानी कि हमारे मानव जाति में सबसे पहला जो कुत्ता जानवर पालतू बनाया गया था, तो वो बहुत प्राचीन काल से रह रहा होगा। तो वो जो कुत्ता है वो भी तो अभी तक अस्तित्व में है। तो वो किस माध्यम से? प्रजनन के माध्यम से। ये जो प्रक्रिया है इस माध्यम से। तो ये बात तो आप गांठ बांध ही लीजिए कि आपको जो भी जीव दिखाई देता है प्रकृति में, उन सभी में ये गुण मौजूद होते हैं, जिसके कारण वो अभी तक जीवित है, अपनी यानी कि अस्तित्व अभी तक बचाए रखा है। क्लियर है? अब अगला क्या है? पोषण। पोषण क्या होता है? जैसे हम आप लोगों को अपने अंदर के जो पोषण होता है उसके बारे में पहले चैप्टर में भोजन के घटक के चैप्टर में पढ़ाए थे। तो पोषण क्या होता है कि कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं हमारे लिए, यानी कि कोई भी जीव है उन सभी के लिए कुछ डेली लाइफ में आवश्यक तत्व होते हैं जिन्हें अपने अंदर लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो उन्हीं आवश्यक तत्वों को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। और पोषण की क्रिया हर एक जीव में मौजूद होती है। यानी कि जितने भी पृथ्वी पर आप लोग जीव देख रहे हैं उन सभी में क्या होता है? पोषण की क्रिया होती है। जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में रहता है, तो रेगिस्तान में पानी अनुपलब्ध होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है। तो उसमें क्या खासियत होता है कि वो एक बार में 45-46 लीटर पानी को ग्रहण करता है और स्टोर करके रखता है, अपनी कुबर के ऊपर शायद करता है, तो स्टोर करके रखता है और सप्ताह भर के लिए वो काम चला लेता है। तो पानी के माध्यम से क्या लेता है? वो पोषण लेता है। हम लोग भोजन के माध्यम से या फिर कोई भी जीव भोजन के माध्यम से क्या लेता है? पोषण लेता है। तो सजीवों के गुण में ये भी आ गया। क्लियर है? अगला है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है इसे आप लोग समझ जाइएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे अपने ऐसे करके और दोनों अंगूठे के बीच के चींटी, जिसे चींटी काटना कहते हैं, उसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा। हमें पता चलेगा कि नहीं? पता चलेगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं दूसरा कोई रहता, तो अगर मुझे ऐसे करता तो मैं अपना हाथ तेजी से झटकता, क्या हुआ? तो ये जो मानसिक जो होता है, यानी कि दिमाग में ये जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई तुरंत में कि कौन काटा, क्या हुआ, यही उद्दीपन की क्रिया है। चाहे आप कोई भी आवश्यक अनाउंसमेंट सुनते हैं तो उन्हें उसे क्या करते हैं? गौर ध्यान से सुनने लगते हैं। या फिर आपके पसंद में कोई भी गाना आ जाए तो आप लोग ध्यान लगा के सुनने लगते हैं कि हाँ ये कुछ अच्छा बज रहा है तो इसे सुनना है। तो ये सब क्या है? ये सब गुण जो है ये क्या? उद्दीपन की क्रिया। या फिर आपके सामने यदि एक तरफ करेले का जूस और एक तरफ आम का जूस रख दिया जाए तो आपका अधिकतर चांस है, अधिकतर क्या, आप आम का जूस उठाइएगा और उसे पीजिएगा। तो आपको पता है कि करेला का जूस कड़वा होता है और आम का जूस मीठा होता है, इसलिए उसको पीना है। तो ये सब क्या है? एक उद्दीपन की प्रक्रिया है। तो ये सभी क्या हुआ? सजीवों के प्रमुख लक्षण में आते हैं। क्लियर है? सजीवों के लक्षण तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला है आवास एवं अनुकूलन। तो पहले हम समझते हैं कि आवास क्या है। दोस्तों, हम लोग घरों में रहते हैं, चाहे वो मिट्टी के बने घर हो या फिर बर्फीले स्थानों में क्या एक होता है जो बर्फ का घर बनाया जाता है, बर्फ के घर बनाए जाते हैं बर्फीली स्थान में, उसका नाम क्या होता है? इग्लू। इग्लू बनाते हैं। और भारतीय स्थानों में अभी भी कुछ झोपड़पट्टी मौजूद होते हैं। और अगर विकसित शहरों में जाया जाए तो वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी रहते हैं। तो आवास के ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। हम लोग घरों में रहते हैं। शेर हो गया या फिर हिरन हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और ऊंट मुख्य रूप से कहाँ रहता है? मरुस्थल में रहते हैं। तो ये सब क्या हुआ? अनेक जो जीव हुए वे सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, अलग अलग मतलब जगहों पर उनके लिए
अनुकूलन होता है, यानी कि रहना अच्छा होता है। तो ये सब क्या हुआ, उन सभी जीवों का आवास हुआ, हम लोग के लिए घर और बाकी जीवों के लिए अन्य स्थान। ठीक है, तो जहां हम कोई भी सजीव जहां रहते हैं उन्हें उसका क्या कहते हैं, रहने के स्थान को ही क्या बोला जाता है, आवास बोला जाता है। आवास और अनुकूलन जो है वो एक दूसरे के काफी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आवास क्या होता है कि कहीं भी, यानी कि ऊंट जो होता है रेगिस्तान में उसका अनुकूलन आवास है, यानी कि रेगिस्तान में वो अधिक प्रेफर करता है। लेकिन क्या आप लोग ग्रामीण इलाकों में, इस क्षेत्रों में यानी कि मैदानी इलाकों में कभी ऊंट को नहीं देखे हैं? देखे होंगे। उसको आप यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे तंबू गाड़ के उसको ठहराया भी जाता होगा, तो वो उसमें रहा तो उसका आवास हो गया, लेकिन वो उसकी अनुकूल परिस्थिति नहीं हुई। यानी कि जैसा अवस्था में ऊंट रहता है वैसा अवस्था यहाँ पर थोड़ी ना प्रदान होगा उसको। तो अनुकूलन कहने से क्या तात्पर्य हुआ, अनुकूलन और आवास में यही फर्क होता है। जैसे हम लोगों का रहना कहाँ मैंडेटरी होता है कि हम लोग घर में ही रहेंगे, चार दीवारों से घिरे घर में, और एक ऊपर से छत रहेगा तो हम उसी को घर बोलेंगे और उसी में रहेंगे। क्या शेर को कभी एक चार दीवार से घिरे मतलब बंद कर देंगे तो क्या उसका घर हो जाएगा? नहीं। शेर का जो वास्तविक अनुकूल स्थान जो है, शेर के लिए जो अनुकूल स्थान है वो क्या है, जंगल ही है। तो जिन सजीवों के लिए, यानी कि जिन जीवों के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होता है रहने के लिए, यानी कि शेरों के लिए क्या हुआ, जंगल हो गया। हम लोगों के लिए क्या हुआ, हमारा घर हो गया। या फिर सांप वगैरह के लिए क्या हो गया, झाड़ी हो गया या फिर बिल हो गया। खरगोश के लिए भी क्या हो गया, जंगल हो गया या फिर बिल हो गया, बिल होता है उसका भी। और क्या बोलते हैं, ध्रुवीय भालू के लिए क्या हो गया, बर्फ के इलाके हो गए। याक के लिए बर्फ के इलाके हो गए। ऊंट के लिए मरुस्थल हो गया। तो ये सब क्या हुआ, अनुकूल परिस्थिति हुआ। और वही अगर ऊंट को हमारे मैदानी इलाके में ले आया जाए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ले आया जाए, तो वो क्या होगा, आवास हो सकता है लेकिन वो अनुकूल नहीं होगा उसके। जैसे हम लोगों को ही, अगर हम लोगों को उत्तरी ध्रुव पर जाकर रहना पड़े तो क्या हम उसके लिए अनुकूल होंगे? नहीं होंगे। तो ये सब क्या होगा, आवास हर जगह हो सकता है लेकिन अनुकूलन क्या होगा, यदि ऊंट को मरुस्थल में पसंद है रहना तो वो वहीं रहेगा, तो वो अनुकूलन हो गया। क्लियर है, आवास और अनुकूलन क्लियर है। अब देखते हैं कुछ जलीय और कुछ स्थलीय आवास, कुछ जलीय और कुछ स्थलीय आवास है, इन्हें हम देखते हैं। तो जलीय आवास किसे कहेंगे, कोई भी जीव है वो यदि स्थल पर रहेगा तो उसे स्थलीय, जहां मतलब स्थल पर जिस स्थान पर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्थलीय आवास बोलेंगे। और यदि कोई जीव जल में रह रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसे, कि वो जलीय आवास है, यानी कि उसका आवास क्या हो गया, जलीय हो गया। क्लियर है, यानी कि जल में रहेगा तो वो जलीय आवास है उसका, और स्थल पर रहेगा तो वो उसका क्या होगा, स्थलीय आवास है। हम यहाँ पे कुछ स्थलीय आवास का उदाहरण देखेंगे और उसमें जो जीव प्रेफर करते हैं, जीव रहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल तो ये क्या हुआ, स्थलीय जीव का एक उदाहरण है। मरुस्थल के बारे में हम बताए थे कि मरुस्थल क्या होता है कि रेत से भरे इलाके होते हैं जिसमें कुछ जीव जो अनुकूल होते हैं, वो उनमें कुछ मतलब जीव जंतु की बात की जाए तो वो क्या होगा, एक वाइपर स्नेक भी होता है जो रेत में ही अधिक प्रेफर करता है, या फिर अधिक गिरगिट भी होते हैं। गिरगिट भी अनेक प्रकार के होते हैं जो रेत में यानी रेतीले इलाकों में प्रेफर करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाला ऊंट होता है। तो ऊंट किसके अनुकूल है, मरुस्थल इलाके की, मरुस्थल आवास के। और अधिकतर पौधे यानी कि कटीले पौधे जितने हैं वे सभी का आवास क्या है, मरुस्थल है। क्लियर है। अगला है पर्वतीय इलाके। तो पर्वतीय इलाके में जो जीव रहते हैं उनमें क्या क्या है कि पर्वतीय बकरे, यानी कि पहाड़ी बकरे जो होते हैं, बड़े बड़े सिंगों वाले, मूंछ भी होता है बड़ा उनका, तो वो हो गया। या फिर याक हो गया, याक जो होता है वो हो गया। तो ये सभी किसके उदाहरण हो गए, पर्वतीय आवास के। और या फिर कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटी जो होता है वो पहाड़ी पर ही, पर्वत पर ही उगते हैं, तो वे सभी किनका उदाहरण हो गया, पर्वतीय आवास का। ठीक है, मरुस्थलीय हो गया और पर्वतीय हो गया। क्लियर है। और अब है घास स्थल का। घास स्थल का, तो घास स्थल में क्या हो गया, जैसे कि शेर हो गया, हिरण हो गया, या फिर जितने भी चीता, या फिर जितने भी
जंगल में जितने चीज रहते हैं जंगल में, वे सभी किसके अंतर्गत आ गए? घास स्थल के अंतर्गत, घास स्थल के अंतर्गत। और पेड़ पौधे तो अत्यंत मात्रा में रहते ही हैं घास स्थल में। क्लियर है? और इसमें एक आता है, इसी में स्थलीय में बर्फीला इलाका, बर्फीला इलाका, जो कि किनका प्रमुख आवास स्थान होता है? पेंगुइन्स का, ध्रुवीय भालू का, या फिर कुछ बर्ड्स का भी होता है। तो ये सभी किसका उदाहरण होता है? बर्फीले का। और ये सभी किसका उदाहरण हुआ? स्थलीय आवास का उदाहरण हुआ। क्लियर है? अब कुछ जलीय आवास है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद इस क्लास को, यानी कि इतना में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जलीय आवास में क्या है कि पहला है समुद्र। तो समुद्र जो है वो सबसे बड़ा जलीय आवास, समुद्र या महासागर हो गया, वो सबसे बड़ा जलीय आवास हो गया, जिसमें अनेक प्रकार की मछलियां, व्हेल, डॉल्फिन या फिर डॉगफिश इत्यादि, स्टारफिश इत्यादि प्रकार की मछलियां, ऑक्टोपस या फिर जितने भी जलीय जीव चाहे हो जाए, वे सभी किस में रहते हैं? समुद्र में। अधिकांश जलीय जीव समुद्र में रहते हैं। और तालाब में बहुत अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर जो मछलियां होती हैं, कुछ मछलियां हो गया या फिर मेढक वगैरह जो हो गया, वो भी कभी कभी जल में दिख जाते हैं तालाब में, या फिर डक्स जो बतख हो गया, वे सब हो गए। तो ये सब क्या हुआ? तालाब उनके आवास का, जलीय आवास का उदाहरण हो गया। तो दोस्तों हमारे इस सजीव एवं जो आवास जो चैप्टर है, इसमें इतना टॉपिक्स को ही कवर करना था। सजीव क्या है यहाँ से लेकर, और आवास क्या होता है, और आवास के जो प्रकार होते हैं वे क्या होते हैं। तो यही तक हमारा कुछ चैप्टर था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आई होगी, और हमारा यह चैनल आपके सब्सक्राइब के लिए भागी बनेगा, यानी कि अधिकार प्राप्त करेगा। तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जय श्री राम।